स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर एनर्जी पैराडॉक्स के बारे में। ये मेरा पार्ट 2 समझ लीजिए, जो इंडिया का न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में था, यह पार्ट 2 है उसका। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप वो देख चुके हो, जो मैंने ट्यूसडे को वीडियो रिलीज किया था। तो अब थोड़ा फाउंडेशन ले लेते हैं, थोड़ा ओवरऑल आइडिया लेते हैं। तो सपना क्या था? सपना ये है कि हमारी दुनिया का जो टेक है यानी टेक्नोलॉजी है, वो और पूरा प्लेनेट जो है बहुत हंग्री हो गया, यानी हम लोग बहुत ज़्यादा पावर खा रहे हैं। यानी कि अच्छा चांसेस हो सकता है कि आप लोग में से कुछ लोग के पास मोबाइल फ़ोन हो जो 100 वाट तक खाता है। तो आप समझ सकते हैं हम लोग का बहुत ज़्यादा एनर्जी डिमांड बढ़ रहा है। तो टोटल रिक्वायरमेंट जो है ग्लोबल एनर्जी का, वो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो करेंटली अभी के टाइम में फॉसिल सोर्सेज जो है वो सेफ नहीं है और ना ही सस्ता है। अब यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, आप ग्लोबल वार्मिंग को सीरियसली मानो चाहे नहीं मानो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा क्यों है? अगर आपको मैं बोलता हूँ कि कोयले पे इंडिया का पूरा पावर चलाओ, नहीं चलेगा। हम लोग के पास उतना कोयला नहीं है, और जितना उसको माइन करने में खर्चा होता है उसका दाम बढ़ते चला जाता है, क्योंकि आप मतलब शुरू-शुरू में ईज़ी टू एक्सेस एक्सेस कर लेते हो, बाद में हार्ड टू एक्सेस करना पड़ता है। हार्ड टू एक्सेस में दाम बढ़ जाता है। तो आप समझ लीजिए उतना है भी नहीं कि अगर हम लोग एक्सपोनेंशियली ग्रो करते गए, उसमें है ही नहीं। दूसरी बात सेफ्टी नहीं है। सेफ्टी का क्या मतलब होता है? कोयला के केस में अगर आप थोड़ा-सा हट जाओ, कोयला केस के बाद आपके पास क्या आएगा? आपके पास आएगा सर ऑयल। ऑयल हमारे पास तो है ही नहीं, वो हम डिपेंडेंट है कि भई अगर रशिया का मूड कैसा है, ओपेक का मूड कैसा है, नहीं तो वो हमारी बैंड बजा देते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा वर्ल्ड जैसे ग्रो कर रहा है, एनर्जी डिपार्टमेंट इतना स्पीड से कर रहा है कि फॉसिल फ्यूल एक तरफ से या दूसरे तरफ से बोल ही गया है। मतलब कि अब इस पे एक्सपैंड नहीं कर सकते। यानी कि कल को आप सिविलाइजेशन के बारे में सोचोगे तो स्टार्ट भी नहीं करोगे कि हम इसको कोयले से चलाएँगे, है ही नहीं उतना। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि और सस्ता भी नहीं है, कि मान लिया आपके पास कोयला है भी तो ऐसा नहीं है कि वो सस्ता है। सर ट्रेन बाय ट्रेन हम लोग को बिछाना पड़ता है, ट्रेन का लाइन डालना पड़ता है, तब जाके कोयला चलता है। ऐसा नहीं है कि फ्री में आता है। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा ग्रोथ जो है वो बता रहा है फॉसिल फ्यूल की अपर लिमिट पहुँच रहे हैं। अब इस पे ज़्यादा जोर नहीं लगा सकते। दूसरी बात, ये बात जो कह रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल हमें ज़्यादा दूर नहीं ले जाएगा, ये हमें बहुत पहले से पता था। मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि इसे ग्लोबल वार्मिंग, इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप है। ऐसा नहीं कि बिना इसके कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मान लीजिए अगर ग्लोबल वार्मिंग नहीं भी होता, तो भी हमें फॉसिल फ्यूल छोड़ना ही पड़ता, और ये बात हम लोग को बहुत पहले से पता था। मतलब आप इसका सबसे बड़ा बिच स्लैप मूवमेंट जानना चाहते हैं, तो जब यूएसए के साथ ऑयल एम्बार्गो हुआ था, तब ये हुआ था। उनको समझ में आ गया था कि हमें ये छोड़ना ही पड़ेगा, दूसरे के भरोसे कब तक चल सकते हैं। तो ये समझिए कि हम लोग बहुत टाइम से कुछ खोज रहे हैं जो अल्टरनेटिव हो ये सब चीज़ का, और ये खोज मतलब कितना स्पीड से खोज रहे हैं, ये बढ़ गया क्योंकि स्ट्रेस आ गया ग्लोबल वार्मिंग का। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग अभी के टाइम में सॉलिड है, प्रूवन है, हो गया है, और उसका प्रेडिक्शन अब मैच कर रहा है। यानी कि अब हमारा मैथमेटिक्स और गेस जो है वो रियल प्रेडिक्शन से बहुत पास आ गई। मतलब कि हमने प्रिडिक्ट किया था इतना टेम्परेचर बढ़ेगा, वहाँ पे हम लोग पहुँच गए, तो हमारा मैप बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो रहा है, तो हमारी बैंड बजने वाली है। तो ये सीरियस है। अब रहा बात कि इस रियलिटी में जहाँ पे सर फॉसिल फ्यूल हमारा लोड नहीं ले सकता, और फॉसिल फ्यूल में ना सेफ्टी है ना कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, दूसरे कंट्रोल देश करते हैं कंट्रोल की क्या होगा आपके साथ। तो वैसे केस में और ग्लोबल वार्मिंग हमारा बैंड बजा रहा है, तो हमें कुछ ऐसा चाहिए जो ये सारी समस्या को सॉल्व करे। न्यूक्लियर सरफेस लेवल पे हर कोई जो टेक टॉक पे बात करे, यूट्यूब पे बात करे, हर कोई बोलेगा कि न्यूक्लियर सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। मतलब कि आपका कोई CO2 इमिशन नहीं होता है, आपका कोई हेडेक नहीं है, लगाइए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और काफ़ी लोग एग्जांपल देंगे कि न्यूक्लियर मतलब पावर्ड सबमरीन्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स तो इंडिया के पास भी है, न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसए के पास है। बाय द वे एक-एक में 4-4 रिएक्टर्स होते हैं। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो उतना हम लोग कर रहे हैं। तो और ग्रैंड टोटल आप लिस्ट देखेंगे कि कितने रिएक्टर्स हैं, आधा से ज़्यादा आर्मी के पास है, और वो उसमें किसी में एक्सीडेंट नहीं हुआ है। तो मतलब न्यूक्लियर है, सारे प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर देगा। ये हमारा सपना है, ठीक है? मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। फॉसिल फ्यूल हम लोग को बहुत पहले से पता था कि लॉन्ग टर्म नहीं चलने वाला है। जैसे-जैसे और एक्सट्रैक्शन करते गए सर ऑयल वेल सूख जा रहा है, ऑयल निकालने में और खर्चा करना पड़ रहा है, गैस किसी दूसरे देश से आ रहा है, बैंड बज जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग बोल रहा है। सर वो सब तो छोड़िए, हम और बैंड बजा देते हैं। तो सबको समझ आया कुछ अल्टरनेट चाहिए। तो अल्टरनेट के केस में न्यूक्लियर कहता है हम आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? ये सपना दिखाया गया। अब बात करते हैं, थोड़ा इतिहास लेते हैं, ऐसा हुआ क्यों नहीं? जब ये सपना 1950s के आसपास का है, तो ऐसा हुआ क्यों नहीं? क्योंकि सबसे पहला बार जो तमाचा पड़ा था, वो था 3 माइल आइलैंड को। ये हुआ 28 मार्च को 1979 को, ठीक है? अब रहा बात कि कितना इंसिडेंट था वो बहुत माइल्ड इंसिडेंट था, यानी कि रिएक्टर स्वाहा हो गया, रिएक्टर मेल्ट डाउन कर गया, लेकिन कंटेनमेंट ब्रीच नहीं हुआ। यानी कि रिएक्टर मेल्ट करके डैमेज हो गया, खराब हो गया, बंद हो गया, लेकिन मतलब
स्ट्रक्चर जो था वो कॉम्प्रोमाइज है, लेकिन लीक हुआ, रेडियो एक्टिविटी लीक कर गया इनडायरेक्ट रास्ते से, मतलब रेडियो एक्टिव वाटर लीक कर गया। तो हार्म कितना वो कॉज किया वो बहुत कम था, लेकिन ये न्यूक्लियर का सबसे पहला वीक पॉइंट एक्सपोज किया। वर्स्ट पीआर टॉक, यानी कि जब ये इंसिडेंट हो रहा था, सब लोग बात करने की कोशिश कर रहे थे, किसी को कुछ नहीं पता था कि हो क्या रहा है। यहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट वालों को नहीं पता है कि क्या हो रहा है, बाहर से एक्सपर्ट बुलाए जा रहे हैं, उनको नहीं पता है कि क्या हो रहा है। बीच में किसी ने मतलब नॉर्मल प्रोसीजर के तौर पे एक रिलीज कर दिया जिसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट थे, और मतलब बहुत बैकग्राउंड रेडिएशन से थोड़ा सा ऊपर, मतलब आप डिटेक्ट कर सकते हो लेकिन वो हार्मफुल नहीं है। वो रिलीज किया, उससे और पैनिक हो गया, पूरा का पूरा सिटी इवैक्यूएट कर दिया गया, किसी को कुछ समझ में नहीं है कि हो क्या रहा है। और ये बात कर रहे हैं कई दिन तक ऐसा हालत रहा, मतलब इंसिडेंट जो था इतना माइनर था, मतलब आउटडोर के नजरिए से, मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसके अंदर 4 रिएक्टर्स हैं, उसमें से एक रिएक्टर बंद हो गया, काम खत्म। थोड़ा सा रेडियो एक्टिविटी रिलीज किया, कोई आपको टेंशन नहीं लेना है, वो डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन उसके पीआर नाइटमेयर इतना खराब हुआ, कोई नहीं कम्युनिकेट कर रहा। और बाय द वे यहाँ पे साइंटिस्ट लोग खुद भी कंफ्यूज थे। ये सबसे बड़ा डरावना बात था कि मतलब एक होता है ना कि आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, सर आपको खुद भी नहीं पता है। उनको नहीं पता था कि हाइड्रोजन जो बिल्ड हो रहा है, जो मेल्टन रिएक्टर था, जो रिएक्टर कोर मेल्ट कर गया था, उसमें हाइड्रोजन बन रहा था। अब प्रॉब्लम है कि सर वो हाइड्रोजन फटेगा कि खुद ब खुद पानी में डिसॉल्व कर जाएगा, मतलब ये पानी में फिर से बदल जाएगा। गेस करने में इनको दिन लग गए। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एक सबसे बड़ा पावर एक्सपोज किया कि न्यूक्लियर को बता पाना और समझ पाना इंसान के लेवल से बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और उसी बाद खूब रिसर्च किया, खूब मेहनत किया गया और पता चला कि ये एक्सीडेंट होना ही था। क्योंकि मतलब जैसे आप लोग देखेंगे एक्चुअली क्या हो, कौन सा पंप खराब हो गया जो उसमें कूलेंट नहीं जा रहा था। पंप नहीं खराब हुआ था, पंप खराब हुआ, उसमें रेड लाइट जा रहा था। रेड लाइट किसी ने देखा क्यों नहीं? ऊपर एक चाबी था, चाबी का टैग था, वो रेड लाइट को कवर किया हुआ था। उप्स। तो ये सबसे पहला उप्स मोमेंट था। नुकसान कम हुआ लेकिन तबाही बहुत मचाया, क्योंकि पूरा एरिया को इवैक्यूएट करवाया गया। तो ये हुआ था 3 माइल आइलैंड, ये पहला यूएस डिजास्टर था। इसके बाद दूसरा थोड़ा बड़ा बूम हुआ, ये सबसे गंदा बूम था। ये हुआ चेरनोबिल में, ये हुआ 26 अप्रैल 1986 को। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे था सोवियत यूनियन भिखारी थे, तो उन्होंने कॉस्ट कटिंग किया, और इनका यूएसएसआर का ईगो जो था इसी कारण से, क्योंकि देखिए यूएस में भी हुआ, यूएस में वो लोग मतलब छोटा सा चीज के चलते उन्होंने सिटी इवैक्यूएट कर दिया। इनके केस में इनका इवैक्यूएशन तब आया जब वो नोटिस करें कि जर्मनी इवैक्यूएशन का ऑर्डर दे रहा था, क्योंकि इसका वो जो रेडिएशन क्लाउड था इतना गंदा था कि बाकी स्वीडिश देश उसको पता चल रहा था कि सर कुछ गड़बड़ हो चुका है। तो ये समझना बहुत जरूरी था। इनका ईगो, मतलब एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसको आप हटाइए। एक्सीडेंट के बाद की रिकवरी तुरंत क्यों नहीं हो पाया, वो उनका ईगो के चलते, और वो सिचुएशन को बुरा से बहुत बुरा कर दिया। तो ये हुआ सेकंड टाइम में, कॉस्ट कटिंग के कारण रिएक्टर में फॉल्ट था। और ट्रेनिंग क्या होता है, हम लोग ट्रेनिंग क्यों करेंगे कि भैया मैनुअल को ढंग से पढ़ो, उसमें पता है कि अगर जीनोन पॉइजनिंग हो रहा है तो एजेड बटन मत दबाओ, वो फूट जाएगा। और ये डिटेल क्यों नहीं शेयर किया गया? यूएसएसआर में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि हम लोग उड़ जाते हैं, तो वो उड़ गए। तो इसका तबाही का और जितना कॉस्ट लगा उसके बारे में तो बात ही नहीं करना। बाय द वे इसका जो कॉफिन बनाया गया था वो भी ढंग से नहीं बनाए थे लोग, और कॉफिन के बाद वो कॉफिन टूटने लगा। फिर दूसरा कॉफिन बनाया गया जो 2014 या 16 में कंप्लीट हुआ है, और उसका 1.5 बिलियन यूरो लगा था उसको बनाने में, और दुनिया का सबसे बड़ा मूविंग स्ट्रक्चर है। मतलब ये रिएक्टर है, सर्कोफेगस है, दूसरा सर्कोफेगस बनाया गया और उसको ट्रेन का ट्रैक्स पे धीरे धीरे मूव किया गया। तो ये मतलब हुआ, और इसके बाद लोग न्यूक्लियर के साथ सीरियस हो गए, क्योंकि 3 माइल आइलैंड माइनर इनकन्वीनियंस था, मतलब वो पीआर का में दिखा दिया हम लोग को साइड इफेक्ट, लेकिन बूम नहीं था, ये बूम था। ये रिएक्टर बोला हम बूम हो जाएंगे। कंटेनमेंट इन लोग बनाए नहीं थे, इसे यही बोल रहे हैं, अंतर वहीं से क्लियर हो गया था। इनका रिएक्टर मेल्ट किया, कंटेनमेंट संभाल लिया, इनका रिएक्टर मेल्ट किया, बूम। तो ये तो हो गया, ये गया, और ये इतना ज़्यादा कंटेमिनेशन किया कि वो पूरा एरिया को आइसोलेट करना पड़ा, ये हो गया। इसके बाद से लोग बहुत सीरियस हो गए न्यूक्लियर के पीछे। बहुत जगह पे न्यूक्लियर प्लांट्स को बंद कर दिया गया, बहुत जगह पे डबल ट्रिपल चेकिंग करने लगे, ट्रेनिंग बढ़ाया गया, बहुत सुधार गया। तो काफ़ी टाइम तक कोई दूसरा बूम नहीं हुआ। देखिए 1979, 1986 ज़्यादा गैप नहीं है, लेकिन तीसरा एक्सीडेंट थोड़ा देर से आया। ये हुआ फुकुशिमा में, ये वाला, ये बूम जो हो गया, ये हुआ है 11 मार्च 2011 को, यानी काफ़ी रिसेंट है। तो भैया ये कैसे हो गया? ये हुआ जापानीज ईगो से। इनमें बैकअप जनरेटर जो था वो फ्लड कर गया। अब यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, कुछ ज़्यादा ही मूर्ख लोग को मैं देखता हूँ जो इंटरनेट पे न्यूज़ में पता नहीं कैसे वहाँ पहुँच जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आप रिएक्टर में अगर कंट्रोल रॉड डाल देते हो तो रिएक्टर बंद हो जाता है। ऐसा नहीं है, रिएक्टर का रेट कम हो जाता है, ज़ीरो नहीं होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में ज़ीरो पहुँचने में बहुत टाइम लगता है। यहाँ पे क्या हुआ, अर्थक्वेक आया, ठीक है, इमरजेंसी सिस्टम
आर्म हो गया, फ्लडिंग हुई, इमरजेंसी सिस्टम यानी उनका जो स्क्रैम सिस्टम था वो शट डाउन कर दिया, भैया बंद करो रिएक्टर, सेफ नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद क्यों फट गया? बात वही है कि आप जब रिएक्शन बंद करते हैं तो आप फिजन बंद कर रहे हो। उसका जो बाय प्रोडक्ट्स है यानी कि डॉटर प्रोडक्ट्स जो है, उसका डिके जो है वो अभी भी है, वो रिएक्टर अभी भी हॉट है, और अगर उसे ठंडा नहीं किए तो वो फट जाएगा। और तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों है, ये फटा क्यों? ये फटा इसलिए कि बैकअप जनरेटर इनका नीचे रखा गया था, जो कि न्यूक्लियर सेफ्टी कमीशन आके इनको वार्निंग दिया रिटर्न में कि सर सारे बैकअप जनरेटर एक जगह पर मत रखिए, फ्लडिंग हो गई तो आप लटक जाओगे। वार्निंग दिया गया सर आपका फ्लड वॉल बहुत छोटा है, लेकिन जापानीज लोग हैं, हमारा ईगो है, हमारा बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारा हाइट बहुत छोटा है। तो ना तो उन्होंने वॉल का हाइट बढ़ाया, ना तो बैकअप जनरेटर का एक्चुअल लॉजिक होना चाहिए एक ऊपर, एक सरफेस लेवल पे, एक बेसमेंट पे, ताकि कुछ भी होने पे एक बचा रहे। सब स्वाहा हो गया, सब नीचे था, सब फ्लड हो गया, बंद हो गया। अब रहा बात कि रिएक्टर में पानी क्यों नहीं डाल सकते? रिएक्टर हॉट है, न्यूक्लियर हॉट है, उसमें पानी का टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो सकता है। यानी कि अगर उसमें आप पानी डालें, वो पानी जाएगा ही नहीं। आपको पानी को हाई प्रेशर पर डालना पड़ सकता है, 100 बार, 200 बार। इसीलिए एनर्जी चाहिए हाई प्रेशर पंप चलाने के लिए, तब जाके उसमें आप पंप कर सकते हो। नॉर्मल डालोगे पानी वापस फेंक देगा वो, फायर पंप से आप डालोगे पानी वापस फेंक देगा। तो जो इसमें आप पानी देख रहे थे वो अगल बगल आप डाल सकते हो, रिएक्टर में नहीं डाल पा रहे। और जब तक रिएक्टर में पानी नहीं जा रहा, रिएक्टर ठंडा नहीं हो रहा, रिएक्टर मेल्ट हो रहा है, मेल्ट होके बूम कर गया। और इसीलिए आप लोग देखते होंगे स्पेंट फ्यूल जो होता है रिएक्टर का, उसको पूल में रख के 2 साल तक ठंडा करना पड़ता है। यही बोल रहा, कोई भी आपको ये बोलता ना कि हम कंट्रोल लॉट डाल देंगे रिएक्टर बंद हो जाएगा, जूता लीजिए और मारिए उसको। वैसा नहीं होता, ये हो जाता है अगर रिएक्टर बंद हो गया सही में। तो रिएक्टर बंद करने के बाद उसे ऑफ करना पड़ता है, जिसे हम लोग कहते हैं आपको ये डॉटर प्रोडक्ट्स डीके हीट को मैनेज करना पड़ता है। इसीलिए जो मैंने इंडिया का सोडियम पे काम चल रहा है, उसमें 4 सर्किट दिया गया है, और वो सारे पैसिव हैं, किसी को बिजली नहीं चाहिए। मतलब रिएक्टर खराब हो, ऑफ अनस्टेबल स्टेट में जाएगा, वो खुद ब खुद हीट बाहर निकालने लगेगा ऑफ करने के बाद, ताकि वो ना करे और डैमेज ना करे और फूटे नहीं। तो ये नहीं हो। तो ये हुआ। अब रहा बात, ये तो 3 एक्सीडेंट्स हुए, वो 3 उतनी बड़ी बात नहीं, बात है ये तीनों का कॉस्ट जो आया वो बहुत ज़्यादा आया। मतलब कि डैमेज होता है ना, वो ज़्यादा लॉस नहीं आता है। मतलब आप देखोगे हिस्ट्री में तो फुकुशिमा का कॉस्ट के बारे में बात नहीं करना है, और इसका भी फुकुशिमा केस में इनका जो पानी निकल रहा था वो सारा पानी रेडियो एक्टिव हो गया, क्योंकि न्यूट्रॉन था, न्यूट्रॉन एक्टिविटी था। अब उसको पहले सोचे कि हम स्टोर कर लेते हैं, फिर सर उतना स्टोर ही नहीं कर पाएंगे जितना पानी बन रहा है। फिर वो कैसे फ्लड करना, जो अभी रिसेंटली पिछले न्यूज़ में आने लगा था। तो बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ, प्लस वो एरिया आपने इवैक्यूएट किया। ऐसा लॉस किसी और फील्ड में नहीं होता है कि सर यहाँ उप्स हुआ ना तो ये पूरा एरिया आप आइसोलेट कर दो। चेर्नोबिल में सर यहाँ उप्स हुआ ना, पूरा एरिया आइसोलेट कर दो, अभी भी रेडियो एक्टिव, दोनों रेडियो एक्टिव है बाय द वे। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि फुकुशिमा जो है ये एक साबित कर दिया कि न्यूक्लियर हमारे समझ से बाहर का चीज़ है। मतलब कि ऐसा किसने सोचा होगा कि सर फ्लडिंग होगी, फ्लडिंग से सारा बेसमेंट फ्लड हो जाएगा, उससे बैकअप जनरेटर बंद हो जाएंगे, बैकअप जनरेटर बंद होने के बाद आपका रिएक्टर फूट जाएगा। ये किसने सोचा था? टू बी फेयर न्यूक्लियर इंजीनियर्स बताए थे, बट वो जापानीज ईगो था तो उनको फूटना था, फूट गए। तो रहा बात कि जितनी बार भी इस तरह का एक्सीडेंट होता है तो उसके बाद कमीशन जो है, न्यूक्लियर सेफ्टी कमीशन है, वो जो पूरा एक इंटरनेशनल बॉडी है, उसमें सब लोग फिर से इवैल्यूएट करते हैं। फिर वो सारे जितने एक्टिव रिएक्टर्स हैं, यानी इंडिया में भी जितने रिएक्टर्स हैं, जितने जगह यूएस में हैं, सब में जाके डबल चेक करते हैं, ट्रिपल चेक करते हैं, ताकि वो गलती फिर से नहीं हो। तो वही बोल रहे, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था चेर्नोबिल के बाद, बहुत डबल ट्रिपल चेक किया गया, और फुकुशिमा के बाद फिर से किया गया। प्रॉब्लम है कि ये जब भी आप करते हो तो दाम बढ़ जाता है प्लांट का। प्लांट पे बोला जाएगा सर आपने ये सेफ्टी नहीं डाला, जैसे मैं बता रहा इंडिया के केस में अभी हम लोग बना रहे हैं नया, तो शुरू से पता है सर डीके हीट को भी संभालना है। ये नहीं कि सर ओ जी ना मैंने कंट्रोलर डाल दिया काम खत्म। आधा से ज़्यादा डिज़ाइन में मैं ये देखता हूँ, कंट्रोलर डाल दिया काम खत्म। सर उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद कैसे ठंडा करोगे? तो वही में हर बार एक्सीडेंट के बाद, यानी ये तीनों एक्सीडेंट के बाद न्यूक्लियर का दाम बढ़ते चला गया। क्यों? क्योंकि आपको जो सेफ्टी मेजर्स है, जैसे कि अब कोई समुद्र के पास कोई बना था, जैसे इंडिया वाला है, तो भैया एकदम ट्रिपल ऊंचा आपको ये सी वॉल चाहिए, ताकि कभी भी सुनामी अंदर ना आए। ठीक है भैया, अब कर देंगे लेकिन दाम भाग जाएगा। भैया बैकअप जनरेटर 3-4 जगह लगाइए, कर देंगे सर, लेकिन दाम बढ़ जाएगा। तो वही समझिए, सेफ्टी मेजर्स जितना हम लोग लगाते जाएंगे दाम बढ़ते चला जाएगा। और उसमें सबसे महंगा चीज़ होता है ट्रेनिंग, क्योंकि आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता अगर ट्रेनिंग रहता। तो ट्रेनिंग के लिए क्या करना पड़ता है? फिर से आपको बार बार ट्रेन करना पड़ता है। उससे क्या होता है? दाम भाग जाता है। तो इतिहास ये हम लोग को सिखा चुका है, कम्युनिकेट नहीं कर सकते, सस्ता नहीं कर सकते, ईगो नहीं डाल सकते। इंसान यही सब चीज़ से चलता है सर, ये नहीं हम लोग से मैनेज होगा।
अब बात करते हैं पैराडॉक्स क्या है यहाँ पे। तो पैराडॉक्स ये है कि जब शुरू-शुरू में समझ लीजिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर जब शुरू-शुरू में सपना देखे थे, तो उनका था कि टू चीप टू बी मीटर्ड। ये 1954 में एटॉमिक एनर्जी कमीशंस ने बताया था। जो लोग ओपेनहाइमर देखे होंगे वो समझ जाएंगे मैं किसका रेफरेंस कर रहा हूँ। तो वही समझिए कि सपना ये था, मतलब कि ये एटॉमिक एनर्जी आई थी, गाड़ी खुला था, लोगों को समझ में आया कि हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। और बात सच था कि E इक्वल टू mc स्क्वायर का एनर्जी आउटपुट बहुत ज़्यादा है, कोई डिस्कशन, तभी तो एटम बूम बनता है उससे, कोई डिस्कशन नहीं है। लेकिन हम लोग को बाद में समझ में आया कि हम लोग बहुत कम जानते हैं, खासतौर पे न्यूट्रॉन के बारे पे। यानी कि मैं यही बोलता हूँ, अभी आप किसी भी बच्चे, स्कूल बच्चे से पूछो जो क्लास 12 भी पहुंच गए हैं, कितने लोग को आपको पता है कि आप बस पकड़ लो रोड पे, 12 पास किए हुए हैं, पकड़ो और बोलो साइंस वालों को कि भैया तुम बताओ 4 रेडिएशन कौन सा होता है? बोलेगा अल्फा, बीटा, गामा। बहुत कम जाएंगे कि अच्छा न्यूट्रॉन भी होता है। और फिर उससे ये पूछिए कि न्यूट्रॉन से एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है, बहुत कम ही लोग बता पाएंगे कि न्यूट्रॉन दूसरी चीज को बना देता है रेडियो एक्टिव। जैसे कि पानी में वो जाएगा, पानी में हाइड्रोजन को खोजेगा, हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम और ट्रिटियम ऊपर चढ़ा देगा, यानी कि जो बेस हाइड्रोजन है उसमें ड्यूटेरियम और ट्रिटियम आइसोटोप्स बना देगा जो कि रेडियो एक्टिव है। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि न्यूट्रॉन का हम लोग को समझ आया, जैसे कि शुरू-शुरू में यूएस था ना कि हम न्यूक्लियर से ना कनाल बनाएँगे। क्यों? मतलब जैसे आप डायनामाइट से फोड़ते हो ना, तो इनका था कि हम न्यूक्लियर से फोड़ेंगे। बाद में समझ में आया कितना रेडिएशन उससे निकलता है, तो अच्छा सर वो आइडिया थोड़ा स्टूपिड था। तो सपना हम लोगों ने बहुत पहले देख लिए, लेकिन जैसे-जैसे समझ बढ़ा कि अच्छा न्यूक्लियर बहुत तिगड़म वाला चीज़ है, तब समझ में आया कि हमारी समझ बहुत बेसिक था, बचकाना लेवल पे था। और जैसे-जैसे हमारा टाइम अंडरस्टैंडिंग बढ़ता गया, वैसे समझ में आया कि ये बहुत मुश्किल है, बहुत हार्ड है करना। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कई बार बनाए जा रहे हैं और उसको बनाते-बनाते छोड़ दिया जा रहा है, प्रोजेक्ट अबैंडन कर दे रहे हैं। क्यों? बनाने में बोले जितनी बार एक्सीडेंट हो रहा है, खासतौर पे जो फुकुशिमा के पास हुआ, वहाँ पे सबका प्लांट्स का दाम धड़ाक से रिविजन किया गया, धड़ाक से दाम बढ़ गया। फिर हुआ कि सर ये तो प्रॉफिट देगा ही नहीं, बंद करो। ये हो चुका है। तो वही समझिए। और रहा बात, इंजीनियरिंग का लॉ है, कॉम्प्लेक्सिटी इज द एनिमी ऑफ रिलायबिलिटी। अगर आप 25-26 चीज लगा रहे हो किसी चीज में, वो बाय लॉ ऑफ फिजिक्स रिलायबल नहीं होगा। कम स्टेप्स, ज्यादा रिलायबिलिटी, ये मैथमेटिकल है, इसको आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब प्रॉब्लम है कि न्यूक्लियर फंडामेंटली कॉम्प्लेक्स चीज है। क्यों कॉम्प्लेक्स है? न्यूट्रॉन है उसमें। जैसे कई सारे न्यूक्लियर प्लांट्स में ये रहता है कि आपका एक कूलेंट लूप है, दूसरा कूलेंट लूप है, फिर तीसरे से आपका ये बना भाई, ये दो कूलेंट लूप क्यों है? ताकि वाटर कंटेमिनेट नहीं हो, यानी कि रेडियो एक्टिव वाटर जो है वो बस उतना ही रहे। ये नहीं कि सर अब जब देखो तब हम रेडियो एक्टिव वाटर बना रहे हैं। तो ये सब बाद में हम लोग को समझ में आया, एक करने के बाद। इसे बोलते हैं ना, जो जब पता चला कि अच्छा कंट्रोल वॉल्व डाल दिए, रिएक्टर बंद हो गया, तब वो फटेगा। तब समझ में आया इंडिया वालों को, अरे यार हम बना रहे हैं इतना, भैया इसमें डालो, बंद करने के बाद कैसे ठंडा करोगे? तो वही। और सेफ्टी जो है, सेफ्टी के बारे में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है, ऑन गोइंग एक्सपेंडिचर होता है। यानी कि मैं सोलर फार्म लगा दिया, वहां पे मैं सेफ्टी पे क्या कर रहा हूँ? कुछ रखूंगा कि कोई लोग चोरी ना करें, कुछ लोग तोड़े फोड़े नहीं, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। न्यूक्लियर में क्या करना है? एग्ज़ाम्पल देता हूँ, कुछ-कुछ बड़े-बड़े हॉस्पिटल में रेडियोलॉजिकल का डिपार्टमेंट में एक्चुअल रेडियो एक्टिव सोर्स रहता है रेडियो वर्क के लिए, ठीक है? रेडियो एक्टिव। उनका लाइसेंसिंग फीस देखिएगा ना, आपका हार्ट अटैक आ जाएगा आपको। करोड़ों लग जाते हैं लाइसेंसिंग करने में, सेफ्टी चेक करने में। और ये 10 गुना हो जाता है जब आप न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात कर रहे हैं। तो पावर प्लांट का यूरेनियम का दाम सब लोग देख के बता देंगे, अरे यूरेनियम तो इतना सस्ता है। सर उसके लोग जो लगते हैं, जो उसको सेफली हैंडल कर सके, जिनके बात पे आप भरोसा कर सको, जो जिसका सेफ्टी पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंप पड़े, उनका लिस्ट जब आप देखोगे तब अच्छा, इसलिए कई हजार करोड़ लगते हैं। 4,000 करोड़ का तो ओवर बजट होता है। इसलिए मैं दाम कभी बता ही नहीं रहा हूँ, हार्ट अटैक आ जाएगा आप लोग को बता दिया तो। तो समझना बहुत जरूरी है कि सेफ्टी ऑन गोइंग एक्सपेंडिचर होता है। हर बार गलती आती है, पता चलता है अरे हमें तो ये पता ही नहीं था, चलो इसको फिर से रीडिजाइन करो। एक प्लांट 3-4 बार रीडिजाइन हो सकता है बनाते बनाते। इसीलिए कभी भी जनरली न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने के टाइम में कभी टाइम पे डिलीवरी नहीं होती है। और ये रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है, क्या इसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। फ्री में नहीं कर सकते। ये मैं एकदम नहीं समझ रहा हूँ कहाँ से लोगों का ये आ गया ना कि हम ना न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएंगे ना, उससे वेस्ट निकलेगा। थोरियम करेंगे ना, उससे सिर्फ 1000 का साल का वेस्ट निकलेगा। ठीक है सर, 1000 साल का वेस्ट निकल रहा है। पहली बात, बाकी सारा वेस्ट कहाँ गया? ठीक है, चलिए वो जो निकला मेन वेस्ट है आपने उसको पकड़ लिया, ठीक है, ये वेस्ट है। इसको फ्री में आप कैसे डिस्पोज करो, मेरे को ये बताओ। इसमें जैसे एनिमेशन में दिखा देंगे डीप बोरिंग कर रहे हैं, वहां पे डाल दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, क्या वो सील कर देगा? बढ़िया से कर देगा। सर वो डीप बोरवेल का दाम आपने देखा है? जियोथर्मल की वो बोरिंग वेल होती है, उसका दाम नहीं पूछते हैं, वो बहुत ज्यादा महंगा होता है। मतलब यूरोप में देख रहे हैं कि इट्स लाइक ना हम अंडरग्राउंड ये कर देंगे ना, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, इट्स लाइक कर देंगे सर। पैसा कौन दे रहा है हमको, बस ये बता दीजिए आप। पैसा कौन दे रहा है ये आपको करने का कि हम भैया एक पहाड़ को अंदर छेद करके ये रखें? क्यों? क्योंकि नीचे डालने में आपको ये देखना है कि वहां वाटर लेवल ना हो। गलती से भी अगर रेडियो एक्टिव जगह पे वाटर छू गया, बोले ना बैंड बच जाएगी। ये बाय द वे स्पेंट पूल है। और फुकुशिमा वाले में स्पेंट पूल पहले फटा था, बाद में रिएक्टर फटा।
दोनों फटते हैं बाय द वे। क्यों? हाई रेडिएशन एनवायरनमेंट में पानी स्प्लिट कर जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, बूम गैस बन जाता है। तो यही पैराडॉक्स वही है कि जो सपना देखा था, अभी इंटर्ड अ न्यू इरा ऑफ एटॉमिक एज 1954 में, वो सपना धीरे धीरे हकीकत में बदला। तब समझ में आया कि सर हमें तो कुछ पता ही नहीं था। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि अच्छा ये फूटा, ये फटा, ये बूम हुआ। अच्छा इतना करते करते फिर आया कि सर ये सस्ते में नहीं कर सकते। कितना भी आपको कोई मूर्ख बना दे, ये सारा काम आप कर सकते हैं आराम से। क्या ये सस्ते में कर सकते हैं? कतई नहीं। लॉ ऑफ फिजिक्स अलाउ नहीं करता है। इसीलिए कोई देखा मैं ना स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर कर दूंगा। सर प्लीज एक बार हॉस्पिटल में जाके देखो कि कितना खर्चा लगता है रेडियो एक्टिव सोर्स को सेफली मैनेज करने के लिए। और रिएक्टर में बाय द वे 24/7 सेफ्टी देनी पड़ेगी। अब वो रिएक्टर है इसलिए एटलीस्ट थैंकफुली रॉल्स रॉयस जो उस पर काम कर रहा है वो ओपनली बोला कि सर ये सिर्फ आर्मी अफोर्ड कर सकती है, बाकी लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। तो ये समझना बहुत जरूरी है। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? जितना प्रॉब्लम है आराम से कर सकते हैं। इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, बस दाम नहीं पूछिए। अब बोलते दाम से इतना क्यों मैं बार बार फोकस कर रहा हूं, बता। अब रहा बात कि जिस टाइम दुनिया स्टार्ट हुई थी, यानी कि 1950s के, न्यूक्लियर की बात कर रहा हूँ, उस टाइम में वर्ल्ड बहुत अलग था। मतलब कि 70s का 1950s से मतलब गाड़ी खुली, 60s में रिएक्टर्स एक्टिवेट होने लगे, तो 60 टू 70 गोल्डन पीरियड कहा जाता है न्यूक्लियर का। उसी टाइम पे पम्प्ड हाइड्रो का डेवलपमेंट बहुत हुआ था। क्यों हुआ था? सबको था कि सब तो न्यूक्लियर ही करेंगे। न्यूक्लियर में प्रॉब्लम है कि वो थ्रॉटल नहीं होता है, तो एक काम करो कम पावर का बनाओ, और उसका पावर रात को जब ये हो क्या बोलते हैं यूज नहीं होता है तब पंप्ड हाइड्रो को चार्ज कर दो, और दिन में जब पीक आता है, जब उस तो पावर प्लांट तो फुल पे चल रहा है ना, तो पीक के टाइम में उसे डिस्चार्ज करो। इसीलिए पंप्ड हाइड्रो का डेवलपमेंट 1970s में हुआ है। तो ये सब उस टाइम का था, ठीक है। लेकिन अब हम कंपेयर करते हैं इसको आज की दुनिया से, यानी कि 2020 के बाद की दुनिया से। सोलर अकेले 1300 टेरा वाट आवर का एनर्जी एक साल में प्रोड्यूस किया। उसको विंड से कंपेयर करते हैं, यानी मैं 2022 का कंपेरिजन दे रहा हूँ। 1300 टेरा वाट आवर आपका तो सोलर दे दिया, 2100 टेरा वाट आवर आपका विंड दिया। और न्यूक्लियर उसी साल में 2487 दिया। कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं? मैं सॉरी अबाउट दैट। अगर मैं इसको विंड से कंपेयर करता हूँ, विंड ऑलमोस्ट छूने पे है, और सोलर बोल रहा है सर मैं भी आ रहा हूँ, क्योंकि इंडिया और चाइना थोड़ा सोलर में बह रहे हैं, तो हम लोग पहुंचने वाले हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यानी कि जितना साल में आपका न्यूक्लियर प्लांट डिले होगा, उतने में ये सोलर बोलेगा सर हट जाओ, आप जितना एनर्जी बनाओगे उससे ज़्यादा हम बना देंगे, और हमारा दाम फ्री होगा। क्यों? क्योंकि सोलर में आरओआई है, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी गवर्नमेंट जो उसके लिए उधारी उठाती है वो पे कर पाती है। विंड का क्या है? हाँ, उसका थोड़ा ज़्यादा बड़ा लोन उठता है, लेकिन वो पे हो जाता है, बोलो ज़्यादा पावर देता है विंड। इंडिया विंड में थोड़ा पीछे चला था, एक्चुअली बहुत पीछे चल रहा है, बट हम लोग पहुंच ही जाएंगे। मेरे को होपफुल है किसी न किसी को तो बुद्धि आ जाएगी कि विंड पे कूदना है, ऑफशोर विंड में। ऑफशोर विंड बहुत एनर्जी देने वाला है। तो ये तो 2022 का बता रहे हैं, 2023 2024 और आगे चल रहे हैं। तो लॉजिक वही है कि अभी जो ग्रोथ रेट है, गेस नहीं, इफ नहीं, दिस नहीं, देन नेट नहीं, जो है, मतलब जिसको मैं भूतकाल से कंपेयर कर रहा हूं, उसका ग्रोथ रेट पे सीधा आ गया है कि आने वाले टाइम में सोलर और विंड हमारा पूरा बल्क लोड देगा, और ये इतना ज्यादा पावर देने वाला है कि ग्रिड एनर्जी स्टोरेज, जिसके पीछे अब हम लोग भाग रहे हैं। सोचिए ये टर्म था ही नहीं, 70s में था, क्योंकि उस टाइम सबको न्यूक्लियर का भूत चढ़ा था, फिर वो भूत हट गया, तो फिर हम लोग उस भूल गए उसके बारे में। अब फिर से वो भूत आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि सोलर और विंड एक्चुअली इतना चीप एनर्जी देता है दोपहर में कि भैया स्टोर कर लेते हैं। तो लॉजिक वही है कि ग्रिड एनर्जी स्टोरेज के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि वो अब वायबल हो रहा है, इतना ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है। तो वही समझिए कि न्यूक्लियर को सेव कर सकते हैं आराम से, सस्ते में नहीं कर सकते। और सस्ता में क्यों करना है? क्योंकि कंपटीशन आपके पास है। अब आप किसी सरकार के पास जाते हो, सरकार एक काम करो, तुम न्यूक्लियर बनाओ और भूखे मार दो अपने पब्लिक को, क्योंकि तुमको इन्फ्लेशन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जितना उधारी में तुम लोगे, जैसे मान लीजिए इंडिया उधार उठाता है 6,000 करोड़ का, ठीक है, बहुत छोटा रकम है सरकार के लिए। 6,000 करोड़ उठाता है, 6,000 करोड़ में तो बनने वाला नहीं है, उसका वो डबल मान लीजिए 12,000 करोड़ लग जाता है, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो होना नहीं है, क्योंकि आपने जो उसका ये लेवलाइज कॉस्ट ऑफ एनर्जी किया था वो तो लॉल हो गया सर। वो जैसे ही आपका बिहाइंड शेड्यूल गया, जैसे ही आपका डबल बजट हुआ, वो लॉल हो गया, वो तो आने वाला नहीं है। वो ज़्यादा पावर देता भी नहीं, जैसे इंडिया के इसमें 500 वाट्स है, 500 मेगावाट्स है, लाइक सर हमारे पास सोलर फार्म है उससे बड़े बड़े, तो वो तो कंपेयर ही नहीं करना है। तो वो हो गया। तो जब वो आप उठा लेते हो उधारी, तो उधारी का करोगे क्या? डेट बन जाएगा। डेट करने के बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रोने जाएंगे सब लोग कि सर ये तो नहीं काम कर रहा है, क्या करें। सेंट्रल गवर्नमेंट रोएगा आरबीआई के पास, आरबीआई बोला ठीक है रो तुम लोग, हम और पैसा छाप देते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या आप सस्ते में न्यूक्लियर कर सकते हैं? कतई नहीं। सस्ते में कीजिएगा सेफ नहीं होगा, सेफ कीजिएगा महंगा हो जाएगा।
तो समझना है। तो रहा बात कि मैं क्यों उतना बोलता हूँ कि आर्मी के लिए बम बम है, क्योंकि आर्मी को आरओआई नहीं दिखाना होता है। जैसे कि यूएसए इस पे $13 बिलियन खर्च करता है एक सुपर कैरियर बनाने में, उसमें 4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाते हैं। उनको दिखाना नहीं है कि सर 13 बिलियन आपने दिया, कितना साल में रिटर्न दोगे, और उसका कोई फायदा है? मतलब आर्मी के तौर पे ऑब्वियसली प्राइसलेस है। प्राइसलेस क्यों हो गया? बाकी सारे एयरक्राफ्ट कैरियर 40 किलोमीटर प्रति घंटा जाने में रो देते हैं और ज़्यादा देर रह नहीं सकते कि फ्यूल खत्म हो जाएगा। ये 60 छूता है। क्यों? न्यूक्लियर पे टेंशन नहीं ले रहा है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा इतना तेज है, इनका रनवे 60 किलोमीटर प्रति घंटा पे चल रहा है। जेट्स आराम से उल्टे टेक ऑफ कर लेते हैं। अल्ट्रालाइट प्लेन इस पे अगर डाला गया तो ऐसे ही उड़ जाएगा। मतलब चक्का पकड़ के रखे रहेंगे, चक्का खोले उड़ गया। 60 किलोमीटर पर आवर पे बहुत सारे अल्ट्रालाइट उड़ सकते हैं। और यानी कि अल्ट्रालाइट तो है नहीं इसमें, ड्रोन्स वही है। यानी कि इनको ड्रोन के लिए लॉन्च भी नहीं करना है सर। ड्रोन लिफ्ट से ऊपर लाए, चक्का क्लैंप खोले, वो करना पॉसिबल है। अब वो प्राइसलेस है कि सर हमारी आर्मी के पास एबिलिटी, जैसे मैं चाहता हूँ इंडियन आर्मी के पास ये एबिलिटी हो कि भैया पाकिस्तान मान लिया एक साइड पर हुलहा किया, इंडियन नेवी जाके उसको थप्पड़ मार के रोक दिया कि भैया तुम रुक जाओ, ठीक है। अब फिर चाइना इधर से उधर किया तो राख से भागो। अब उस टाइम पे कितना पैसा पे करोगे कि आपका एयरक्राफ्ट कैरियर 40 किलोमीटर प्रति घंटा पे चल सके या 60 पे? वो प्राइसलेस होता है। इसीलिए गवर्नमेंट आर्मी से कभी आरओआई नहीं मांगती है कि सर आपको हमने इतना पैसा दिया था, रिटर्न दिखाओ। तो जब ये बनाया जा रहा है इसमें कोई टेंशन नहीं है। इंडिया जब न्यूक्लियर सबमरीन बना है, क्यों बना रहा है? कि सर वो पानी के नीचे जाएगा ना, लोड नहीं लेना है। वो कुछ महीने तक रह सकता है, लोड नहीं लेना है। जब तक उसका खाना नहीं खत्म होता है, लोड नहीं लेना है। तो वो वही बोल रहा है कि आर्मी को आरओआई नहीं दिखाना है, इसीलिए वो कर सकते हैं। लेकिन पावर प्लांट को दिखाना है। अगर आप नहीं दिखाते हो आरओआई तो वो आपका नुकसान करेगा। कल आप बोलोगे कि भैया हम दूध क्यों नहीं खरीद पा रहे, दूध 60 रुपया लीटर हो गया है या 500 रुपया लीटर। तो वही समझिए, क्योंकि वो डेट बन जाएगा गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट उससे इन्फ्लेशन बढ़ाना पड़ेगा, उसको पैसा छापना पड़ेगा। तो ये कंपटीशन आ गया है, दुनिया बदल गई है। मैं एकदम हैरान हूं कि सबको बस न्यूक्लियर चीप है। कहां से चीप है? आज तक तो किसी ने बनाया ही नहीं चीप है। और बाय द वे मैं 2022 इस पे फोकस कर रहा था कि फ्रांस में देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर से क्या हुआ। उनको सारा पावर प्लांट को कम करना पड़ा कि वो सारे नदी सुखा दिए थे। तो वो भी एक डिटेल है जो लोग मिस कर देते हैं। रियल लाइफ की बात कर रहा हूं। तो वही बात करते हैं, विजडम क्या है यहाँ पे? तो विजडम समझिए कि हम लोग का ऐसा भूत पहले भी काटा था। हाइड्रो ड्राम के चलते हम लोग को बहुत जोर का भूत कर रहा था। क्योंकि आप लोग को मैं गारंटी दे सकता हूँ, स्कूल में अभी भी पढ़े होंगे कि हाइड्रो डैम को एकदम सिर्फ पॉजिटिव बताते हैं। बच्चों को नहीं पता कि डैम बनाने से नदी क्यों सूख जाएगा। ये उनको सिखा पाना बहुत मुश्किल होता है। हाइड्रोलॉजिस्ट लेवल तक की आप पढ़ाई करोगे तो आप समझ जाओगे, लेकिन आम पब्लिक को नहीं पता है। प्रॉब्लम, आप उनको मूर्ख बना सकते हैं। पॉलिटिशियन ऑर्डर कर सकता है कि भैया देखो हम तुम्हारे लिए बिजली बना देंगे, हम तुम्हारे लिए बाढ़ का कंट्रोल लेंगे। इसलिए सर नदी नहीं बचेगा, हम लोग भूखे प्यासे मरेंगे अगर आप ये करोगे। कोई सुनेगा नहीं, कोई समझेगा नहीं, क्योंकि स्कूल में नहीं पढ़े थे। आपने डैम बना दिया, अच्छा सर नदी कहाँ गई? और ये अब होने लगा। तो वही समझिए कि हम लोग को जो ऐसा भूत चढ़ा था हाइड्रो से कि सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, ओनली प्रोज नो कॉन, वो तो साबित नहीं होना। अब सारे नदी रेड अलर्ट पे चले गए हैं। इसलिए बोला 2022 का देखिए, हर कंट्री में सर ये नदी स्वाहा, ये नदी स्वाहा। चाइना की हम हर जगह हाइड्रो कर देंगे, एकदम लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट कर देंगे। उसके हाइड्रोलॉजिस्ट चिल्लाते रह गए सर मत करो, हम लोग नहीं बचेंगे। 2020 यांगसी रिवर सुखा दिए, जो 3000 साल तक का उनका रिकॉर्ड के हिसाब से कभी सूखा नहीं था। और ये रियलिस्टिक है कि मतलब नदी जो बहुत बड़ा होता है सूखता नहीं है। जैसे ब्रह्मपुत्र कभी सूखता नहीं था, अब क्यों सूख रहा है? हमने डैम बना दिया। तो यही बोल रहे कि ये हमारा शॉर्ट साइटेडनेस था। हम लोग लॉन्ग टर्म नहीं देख रहे। पढ़ रहे थे, पेपर में पढ़ रहे थे कि लिखा आ रहा है कि सर ये 10% पर साल बढ़ाने, ये इवेपोरेशन बढ़ा देगा। इसलिए सर वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। 10 साल इस बार बढ़ा, बचा आपके पास 90%, उसका 10% फिर से उड़ाइए, फिर से उड़ाइए, पता चला अरे सर खत्म। तो लॉजिक वही है कि जैसे ये हम लोग जो डैम्स बना रहे हैं, पता है पेपर में आ रहा है कि सर आप डैम बनाओगे कल नदी गायब हो जाएगी, लेकिन तुरंत नहीं होगा, 20 से 30 साल लगेगा। अब हो रहा है 20 से 30 साल, तो आप सब लोग शांत हो रहे हैं डैम्स के बारे में, कि लाइक हल्ला नहीं करते डैम्स के बारे में, क्योंकि सब पता है कि हम शॉर्ट टर्म के लिए बना भी देंगे, कल हम ही मरेंगे। तो ये भूत न्यूक्लियर में भी हुई है। जैसे ये है प्लांट्स लोगों का कि सर ना हम ऐसे ना न्यूक्लियर वेस्ट स्टोर कर देंगे, डीप जियोलॉजिकल स्टोरेज। इसलिए सर इसका पैसा कौन दे रहा है, पहले हमको ये बताओ, इसका पैसा कौन दे रहा है? क्योंकि इसका पैसा आप पब्लिक से उठाओगे, फिर पब्लिक का टैक्स का पैसा इस पर जाने लग जाएगा। हमने सोलर कर दो सर, उसका आरओआई आ जाता है। तो यही समझना बहुत जरूरी है। क्या ये टूल का कोई यूज है न्यूक्लियर का? ऑब्वियसली मैं चाहता हूं इंडिया न्यूक्लियर डेवलप करे। क्यों? वॉरफेयर के लिए हमको ये चाहिए। हमको चाहिए कि सर 2-3 ठो रहे, अपना संभाल ले, कि चाइना कभी हुलू लुलू करे तो भैया तुम रुक जाओ, पाकिस्तान हुलू लुलू करे तुम रुक जाओ, श्रीलंका को कभी हर सही दीर्घाई करना है तो वो भी है। और बाय द वे ये सब इतने पावरफुल होते हैं कि मतलब छोटे शहर का पानी डिसैलिनेट कर सकते हैं। ये न्यूक्लियर का पावर होता है। तो वहां पे सीधे सीधे चुपचाप से पैसा लो, हमको दो, क्योंकि वो प्राइसलेस है। आरओआई नहीं मांग रहे।
लेकिन आप बोलोगे सर इससे मैं देश की बिजली चलाऊंगा, सर भूखे मरोगे, हमें भी मारोगे। वो बोल रहे हर चीज आप कर सकते हो, मैं एकदम क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। कोई भी आपको ये बोला कि हम कर सकते हैं स्टोरेज, आराम से आप कर सकते हो, फ्री में नहीं कर सकते। तो वही है कि आरओआई अगर आप नहीं दिखाते हो तो वो इन्फ्लेशन बन जाता है फ्यूचर जनरेशन के लिए। अभी जैसे हम लोग, भाई मैं बचपन में अमूल पनीर 22 रुपए में लाता था और मेरा उम्र उतना नहीं हुआ है। जैसे कि आइडिया देखिए, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर वो वर्स्ट आइडिया है। क्यों? आप किसी चीज का सरफेस एरिया बढ़ा दोगे तो उसकी इफिशियंसी घट जाएगी। हम लोग क्यों रिएक्टर एक बड़ा पॉट में बनाते हैं? ताकि शील्डिंग कम लगे। शील्डिंग बहुत एक्सपेंसिव कंक्रीट से बनाया जाता है, बहुत एक्सपेंसिव स्टील से बनाते हैं। आप उसको अगर ऐसे से स्मॉल सेगमेंट्स कर दोगे, पहली बार टेम्परेचर भी ड्रॉप कर जाएगा, प्लस पर मेगावाट आप कितना कंक्रीट खा रहे हो वो बढ़ जाएगा। बिजली ऐसे हम लोग को सस्ता चाहिए और आप और महंगा सिस्टम ला रहे हो। और ये सब ऐसे दिखा दे रहे हैं ना, मतलब सीजीआई में कि बस ऐसे ट्रक है ना, ऐसे डाल दिया, लाइक सर वो ट्रक लाने के लिए ना उसमें 5-6 लेयर की सेफ्टी लगाई जाएगी कि ताकि गलती से कोई उप्स ना कर दे, कोई ठ्यू ना कर दे, कोई बुम ना कर दे। तो समझना बहुत जरूरी है कि ये सब डिटेल को बस ऐसे सीजीआई दिखा के पब्लिक को मूर्ख बना देना कि सर हम डीप स्टोर कर देंगे, डीप जियो थर्मल स्टोर कर देंगे। कर दोगे सर, आप करना ही पड़ेगा, जितना हम लोग अभी तक बनाए उसका झेलना ही पड़ेगा। बट अगर कल भी आप यही भूत पे भागे तो हम भूखे मरेंगे। आप तो सरकारी पैसा पे बच जाओगे, हम भूखे मरेंगे। तो वही समझे, अगर कोई आर्मी के लिए बोलता है बम बम, कोई बोलता है कि सर हम इससे देश का बिजली चलाएंगे, आप भी भूखे मरोगे, हम भी मरेंगे। अब मैं बोल रहा क्या आप सेफ बना सकते हैं? बना सकते हैं। क्या आप उसे चीप बना सकते हैं? नहीं। या तो चीप बनाइए या तो सेफ बनाइए, और सेफ ही बनाना पड़ेगा। बोल रहे एक भी उप्स का कॉस्ट इतना ज़्यादा आता है कि लोग समझ गए इसे सेफ नहीं बनाना पड़ेगा। सेफ बनाने का दाम इतना आता है कि सर इसे बनाना नहीं चाहिए। ये हम लोग सीख चुके हैं। तो वही है, सवाल वही है कि जैसे हाइड्रो डैम्स का सबको एक बार भूत चढ़ा था बहुत जोर से अर्ली 2000s में। अब सबकी ठंडा हो रहा है कि अच्छा नदी सूख सकता है, अच्छा नदी सूख गया, अच्छा सर पानी ही नहीं है। तो वैसे समझिए, अगर हम लोग ये गलती से नहीं सीखते हैं, कल यही रोना रोएंगे न्यूक्लियर के बारे में कि सर देश में पनीर 500 रुपए किलो क्यों हो गया है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन न्यूक्लियर पैराडॉक्स के बारे में कि क्यों न्यूक्लियर सपना हमेशा दिखाता है, हमेशा फेल हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने में, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँ डिसलाइक 2 बार दबाए, उससे मुझे पता चला कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँ कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।